हेलो स्टूडेंट्स, ये वेव एंड ऑप्टिक्स का थर्ड लेक्चर है और थोड़ा डिले हो गया लेक्चर में, बट आगे से कंटिन्यूटी बनी रहेगी, ज़्यादा डिले नहीं होगा। तो ये फोर्थ चैप्टर का फिफ्थ टॉपिक हम कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था वेलोसिटी ऑफ साउंड, उसमें 4 टॉपिक कर चुके थे। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कर चुके थे 2 टॉपिक। फिर न्यूटन्स लॉ फॉर्मूला एंड लैप्लास करेक्शन, ये 4 हम कर चुके हैं। 5वां टॉपिक था हमारा अकाउस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग। इसमें 4 सब टॉपिक सबको मैंने एक ही साथ रख लिया है। अकाउस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग, रिवर्बरेशन टाइम, ग्रोथ एंड डीके, सेबान्स फॉर्मूला। बेसिकली ये जो आता है वो नोट्स टाइप से आएगा, तो हम उसी हिसाब से इसको डील करेंगे। पहले अकाउस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग पे आते हैं। अकाउस्टिक्स क्या है? अकाउस्टिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जहां पे हम साउंड का प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और रिसेप्शन को स्टडी करते हैं। ठीक है, it is a branch of physics. It is branch of physics which deals with the study of production, transmission and reception of sound अब देखिए, बिल्डिंग जैसे ऑडिटोरियम हो गया, म्यूजिक हॉल हो गया, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन हो गया, तो इसमें क्या ध्यान रखना होता है कि साउंड ऐसा इस तरीके से वहां हो कि जो आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर जो रिप्रोड्यूस जो साउंड आपका हो रहा है उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं हो किसी वजह से। ढेर सारे फैक्टर्स डिस्टॉर्शन के हो सकते हैं, तो उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो हम फैक्टर्स अफेक्टिंग पे आते हैं। फैक्टर्स affecting the acoustics of the large auditorium. The acoustics of the large auditorium. ठीक, हमारा पर्पस क्या है? साउंड जो रिप्रोड्यूस हो रहा है उसमें डिस्टॉर्शन नहीं है, उसको हम इल्यूमिनेट कर पाए। ठीक है, विदाउट एनी डिस्टॉर्शन वो प्रोड्यूस हो। तो उसके लिए जो फैक्टर्स यहाँ पे हैं, तो ढेर सारे फैक्टर्स हैं। दो फैक्टर्स हैं जो कि जिस पे हम डिटेल पे जाएंगे। रिवर्बरेशन टाइम वाला फैक्टर होगा जो। तो देखिए, पहला फैक्टर लेते हैं लाउडनेस। तो जो हमको डिटेल में जाना है उस फैक्टर को, ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट उसको हम लास्ट में रखेंगे। इस रिवर्बरेशन टाइम इको जो है वो सबसे लास्ट में रखेंगे ताकि उसको हम डील कर सकें। पहले भी रखने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो पहले हम उसी को डील करते हैं जो हमको डिटेल में नहीं जाना है। पहला है लाउडनेस। ठीक, लाउडनेस आपके पास ऐसा होना चाहिए कि हर एक पॉइंट पे, हॉल के हर एक पॉइंट पे साउंड क्लियर, मतलब इतना लाउड हो कि ऑडिबल हो। साउंड शुड बी हर्ड सफिशिएंटली लाउड एट ऑल द पॉइंट्स। ऐसा नहीं किसी सेक्शन में हमारे पास साउंड नहीं सुनाई पड़ रहा है, कहीं ज़्यादा सुनाई पड़ रहा है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि बिल्डिंग ऐसा हो कि साउंड शुड बी हर्ड sufficiently loud at all the points. ठीक, सेकेंड पॉइंट है फोकसिंग एंड इंटरफेरेंस। ये सारे पॉइंट्स को हम ऊपर लिख रहे हैं, जो हम जिसके डिटेल में नहीं जाना है हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए जो जिसमें जाना है उसको हम लास्ट में लिखेंगे। फोकसिंग एंड इंटरफेरेंस। इसको क्या है, फोकसिंग इंटरफेरेंस क्या होता है कि हॉल में आपका कोई जगह है जहाँ पे पुअर ऑडिबिलिटी हो और जहाँ पे साइलेंस जोन हो, तो वैसा जोन नहीं होना चाहिए। तो है अवॉइडिंग पुअर
audibility and silence zone. Silence. थर्ड क्या है? थर्ड है रेजोनेंस इफेक्ट. रेजोनेंस इफेक्ट. तो रेजोनेंस इफेक्ट को क्या है, आपको हटाना है. रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होना चाहिए. तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या है? तो रेजोनेंस इफेक्ट है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इन द हॉलो स्पेस, जो आपके खाली स्पेस मतलब हॉल के अंदर जो खाली स्पेस है वहां का जो एयर कॉलम है उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, तो एक रेजोनेंस प्रोड्यूस करेगा जो आपको साउंड को डिस्टॉर्ट करेगा. तो रेजोनेंस को आपको हटाना है. अवॉइड द रेजोनेंस. अवॉइड इट. रेजोनेंस इफेक्ट है क्या? फ्रीक्वेंसी एफ ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड लिख ही देते हैं. फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड अगर जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इन hollow space, hollow space of the hall. ये कंडीशन नहीं होने देना है, बस इसके और डिटेल में हमें नहीं जाना है. फोर्थ में है इक्वलन इफेक्ट. इक्वलन इफेक्ट. देखिए जो आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं और साथ में सीढ़ियों पे जब चढ़ रहे हैं हॉल के, तो आपका जो फुट स्टेप्स जो पैर का आवाज आएगा वो उसका इको साउंड के ओरिजिनल साउंड के साथ मिक्स नहीं हो, इसका ध्यान रखना है. तो एलिमिनेट मस्ट बी एलिमिनेटेड. इक्वलन इफेक्ट इज मस्ट बी एलिमिनेटेड. और ये है क्या बेसिकली? ये इफेक्ट क्या है? इफेक्ट है द मिक्सिंग. इट इज ड्यू टू the mixing of the sound produced in the hall with echo produced with echo क्या है अभी हम चर्चा करेंगे. echo produced from footsteps when a person climbs the stairs. ठीक. और पांचवा है साउंड प्रूफिंग. मतलब ऐसा व्यवस्था करना है कि आपका जो आउटसाइड साउंड इसमें नहीं है. नो साउंड फ्रॉम आउटसाइड. आउटसाइड से साउंड को एलिमिनेट करना ही है. साउंड प्रूफ का मतलब बाहर का साउंड आपके अंदर के साउंड से को डिस्टॉर्ट नहीं करे. साथ में अंदर में अगर जो कुर्सी वगैरह है ऐसा ना हो कि उससे साउंड निकले, वो ध्यान रखना होता है. ये सारे फैक्टर्स हो गए. इसके अलावा दो फैक्टर्स जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है वो इको और रिवर्बरेशन. अब हम इको रिवर्बरेशन पे आते हैं. ठीक. तो नंबर कितना था? 5. अब 6 पे आते हैं इको. तो इको मस्ट बी एलिमिनेटेड. ठीक. इको को हमको हटाना है इससे. इको मस्ट बी एलिमिनेटेड. बिल्डिंग बनाते वक्त ध्यान रखना इको नहीं होना चाहिए. अब इको होता क्या है? इको क्या है कि एन इको इज ए रिपीटिशन
of sound produced by reflection of sound by an obstacle। ठीक, जो आप बोलते हैं वो ऑब्स्टेकल से रिफ्लेक्ट होकर आपके पास जो साउंड आता है दैट इज कॉल्ड इको। अब इसमें एक बात ध्यान रखने की, इको छोटे कमरे में इको नहीं होता है, बड़े कमरे में इको होता है। क्यों? तो एक वर्ड यहाँ पे होता है परसिस्टेंस ऑफ साउंड। परसिस्टेंस ऑफ साउंड, ये इसका टाइमिंग होता है, मतलब कितने टाइम तक आप जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एग्जिस्ट कर रहा है। ये होता है 1/10 सेकेंड, मतलब 0.1 सेकेंड। तो अगर साउंड जो आपने प्रोड्यूस किया वो रिफ्लेक्ट होकर इस टाइम के पहले आपके पास पहुंचता है तो वो इको नहीं होगा, अगर इस टाइम के बाद पहुंचता है तो इको होगा। तो इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना लंबा हॉल होना चाहिए कि इको होने के लिए। ठीक, उस पर हम नहीं जाएंगे, वो हमारा नहीं, फिलहाल आप इतना अगर चाहें तो निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, टाइम दिया है, वेलोसिटी ऑफ साउंड आपके पास है, तो कितना डिस्टेंस हुआ कि साउंड को रिटर्न होने में इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है, कैलकुलेट करके देखिएगा। नहीं होगा तो पूछिए, फिर बताइएगा। लास्ट जो टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके कोर्स के लिए, वो है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन, ठीक, रिवर्बरेशन क्या है? रिवर्बरेशन में इस बिल्डिंग में ध्यान रखना है कि नो एक्सेसिव रिवर्बरेशन, नो एक्सेसिव रिवर्बरेशन। अब रिवर्बरेशन है क्या, एक लाइन वो जान लेते हैं। The persistence of sound due to successive reflection from the surroundings object even after the source has stopped to produce the sound is called reverberation। मतलब साउंड आपने प्रोड्यूस किया, साउंड जो प्रोड्यूस किया वो खत्म हो गया है, ठीक है, उसके बावजूद भी आपके पास साउंड पहुंच रहा है, दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। द persistence of sound due to successive reflection from the surroundings object even after source has stopped to produce the sound, the sound is called reverberation, इसके डिटेल में हम आगे जाएंगे, अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि टाइम को देखना है। अब हम ग्रोथ एंड डीके पे आते हैं। ग्रोथ एंड डीके के बाद हम चर्चा करेंगे रिवर्बरेशन और रिवर्बरेशन टाइम के बारे में। अभी तो मैंने जस्ट फैक्टर लिख दिया, ये जो फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं आपके बिल्डिंग कॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग्स के, इसके लिए रिवर्बरेशन की हम चर्चा करेंगे क्योंकि उसी का टॉपिक है मेन, आपको वही निकालना ही है इसमें सब इंसलाम। तो हम आते हैं अभी रिवर्बरेशन टाइम बी वाले पे नहीं डिस्कशन करके सीधा सी वाले पे जा रहे हैं। बी को हम इसके कंक्लूजन के बाद करेंगे, ठीक है। ग्रोथ एंड डीके ऑफ साउंड, ग्रोथ एंड डीके ऑफ साउंड इन हॉल साउंड। हॉल में जो साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे डीके कर रहा है। तो इसके लिए हमें एक चीज अगर पहले से मैं लिख दूं ज़्यादा बेहतर होगा, जिसको कि हम डिराइव कर भी सकते हैं। और डिराइव
क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है तो डेरिवेशन अभी नहीं करेंगे टाइम को बचाने के लिए, बट अगर आपको लगे कि आप डेरिवेशन सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, उसका डेरिवेशन भी हम करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ एक्सप्रेशन लिख रहे हैं उसका। किस बात का एक्सप्रेशन? जब आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो हॉल में हर एक सर्फेसेस को, बहुत सारे सर्फेस एब्जॉर्व करते हैं, सबका अपना अपना अलग एब्जॉर्विंग कैपेसिटी होता है। जैसे लकड़ी का अलग एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, कारपेट का है, तो कई बार हॉल ऐसा बन गया इसमें साउंड इको कर रहा है, रिवर्बरेशन ज़्यादा हो रहा है, तो मैनेज करने के लिए एब्जॉर्बिंग मटेरियल को इंक्रीज करवाया जाता है, खिड़की हो गया जो भी है। तो कितना एब्जॉर्ब होता है, वो एब्जॉर्ब एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगा साउंड एनर्जी, वो किस पर डिपेंड करेगा वो निकाल दें। तो अभी सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट सर्फेसेस बाय different surfaces in the hall। अब मान लेते हैं कि E एब्जॉर्बेंट लिख रहे हैं। E एब्जॉर्ब क्या है? टोटल एब्जॉर्ब्ड साउंड एनर्जी, टोटल एब्जॉर्ब्ड साउंड एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। इसका आता कितना है? दिस इज इक्वल टू वी ए ई बाई 4, जहाँ सारे फैक्टर्स क्या हैं, वेयर ई इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी, साउंड एनर्जी डेंसिटी है आपका, साउंड एनर्जी डेंसिटी, और v जो आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ठीक है, ये 4 है, 4 साउंड। अब a क्या है? a इज द इफेक्टिव एब्जॉर्बिंग एरिया, इफेक्टिव एब्जॉर्बिंग एरिया। अगर डिफरेंट मल्टीपल एरियाज है, हॉल में ढेर सारे सर्फेसेस हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं AISI, या इसको अगर एक्सपेंड करें समेशन के फॉर्म से तो 1S1 A2S2 एंड सो ऑन। ठीक, जहाँ आपका AI क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट्स, और SI जो है इट इज डिफरेंट एब्जॉर्बिंग सर्फेसेस, डिफरेंट एब्जॉर्बिंग सर्फेसेस। ठीक, और अब एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को भी डिफाइन कर लेते हैं। अगर A एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है AI, तो क्या डिफाइन करते हैं? AI लिखिए, उसको हम A भी लिख सकते हैं, I को अगर आप नहीं लिखना चाहें तो सिर्फ A भी लिख सकते हैं, A इसको I लिमिट करना चाहते हैं तो A भी लिख सकते हैं। एनर्जी, ये आपका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, इसको डिफाइन करें। ये रेशियो है जो साउंड एनर्जी आपका एब्जॉर्ब्ड हुआ, जो टोटल साउंड एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस है, उसका रेशियो है। मतलब एनर्जी ऑफ साउंड एब्जॉर्ब्ड by the surface to total energy, total sound energy incident on the surface, incident on the surface। तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन का जो कोफिशिएंट है हमने ये निकाल लिया। ठीक है, इसी चीज को हम यूज करेंगे आगे वाले डेरिवेशन में। ये एब्जॉर्प्शन हमारा, इसको हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं। ठीक है, और ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को इक्वेशन 2 कर दीजिए। कभी इंडिकेट करना हो तो हम यूज करना हो तो इक्वेशन लिख देंगे। अब हम आते हैं जो करना चाह रहे थे, ग्रोथ एंड डिके ऑफ साउंड। तो पहले ग्रोथ के बारे में करते हैं।
ठीक, क्या है कि आपके पास जो टोटल एनर्जी है, सपोज जो टोटल एनर्जी है ई टोटल, तो किस पे डिपेंड करेगा, जो एनर्जी डेंसिटी एंड टोटल वॉल्यूम, वेयर ई क्या है, इज द एनर्जी डेंसिटी, साउंड एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द हॉल। अब देखिए V आप हमेशा कांस्टेंट लेते हैं, वॉल्यूम हॉल का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, बट जैसे वॉल्यूम में चीज बदल रहा है, आप निकल रहे हैं वॉल से बाहर निकल रहे हैं, तो वॉल्यूम उसका चेंज हो रहा है, क्योंकि सरफेस से कुछ निकल गया तो वो काफ़ी कम होगा, क्योंकि अब जो वो टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में काफ़ी कम होगा, इसलिए हम V को कांस्टेंट लेते हैं। तो अगर इसका वेरिएशन निकालें कि कैसे वेरी कर रहा है, तो डी ई टोटल बाय डी टी, V कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा डी एनर्जी डेंसिटी का वेरिएशन में, तो एनर्जी डेंसिटी का अगर वेरिएशन निकाल रहे हैं, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा साउंड का एनर्जी का वेरिएशन पता चलेगा। अब देखिए टोटल एनर्जी है, अब कैसे ग्रो कर रहा है, देखिए ग्रो करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, जो वी डी बाई डी टी है, देयरफॉर लिखिए वी डी बाई डी टी है पी माइनस ई ए बी एस, ई एब्जॉर्प्शन सबको पता है। तो P क्या है, P आपका जो पावर ऑफ साउंड सोर्स जो आप यूज कर रहे हैं, सोर्स का साउंड सोर्स, उसका पावर क्या है। तो जो पावर आपका है उसमें अगर जो एब्जॉर्ब हो रहा है, जो एनर्जी पावर है, एनर्जी पर टाइम है आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है, और जो एब्जॉर्ब हो रहा है उसमें माइनस कर देंगे तो आपका रिजल्टेंट वेरिएशन आ जाएगा। तो इसको लिखिए वेयर P इज द पावर ऑफ साउंड सोर्स एंड ई एब्जॉर्ब, जो आप लिख ही चुके हैं, ये टोटल एब्जॉर्ब्ड साउंड एनर्जी पर यूनिट टाइम, और जो इसका फॉर्मूला आया था वी ए ई बाय 4। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा, डी ई बाई डी टी, वी को इधर ले जाइए, पी बाई वी आ जाएगा, और ई एब्जॉर्ब के जगह पे हम उसका फॉर्मूला लिख देते हैं वी ए बाई 4, ये वी नीचे आया सो है, और ये ई हो गया। इस टर्म को हम अल्फा मान लेते हैं, और यहाँ भी हम अल्फा के टर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको आप अल्फा के टर्म में लिखना चाह रहे हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 अल्फा पी बाय वी ए माइनस अल्फा। ये कैसे लिखा, अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कीजिएगा, पर ऐसा कुछ नहीं समझ में आएगा। इस टर्म से इसके ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए और इस टर्म से डिवाइड कीजिए, तो आपको ये टर्म आ जाएगा। ठीक है, करके देखिए। अब इसको हम लिख सकते हैं डी ई बाई डी टी प्लस अल्फा ई इज इक्वल टू 4 अल्फा वी ए पी। ये आपका सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। आप इसको जिस मेथड से चाहें आप सॉल्व कर लें, इंटीग्रेटिव फैक्टर्स के सॉल्व करें या किसी और मेथड से सॉल्व करें। हम सिंपल क्या करते हैं, दोनों ओर मल्टीप्लाई करते हैं, ई अल्फा टी से हर एक टर्म पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बाय ई अल्फा टी टू ऑल टर्म्स। ई पर अल्फा टी, ठीक है। अब देखिए इस टर्म को आप कैसे लिख सकते हैं, ये टर्म आपका लिखा जा सकता है डी बाई डी टी ई अल्फा टी इंटू ई, और यहाँ लिख सकते हैं ये आपका हो गया 4 अल्फा पी बाई वी ए ई पर अल्फा टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड।
यहाँ पे आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाय ई अल्फा टी बोथ साइड्स ऑफ इक्वालिटी। तो इंटीग्रेट करने पे क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा ई अल्फा टी डॉट ई, सॉरी 4 अल्फा पी है, ई अल्फा टी है, अल्फा आएगा इंटीग्रेट करने पे नीचे आएगा, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4 पी बाई वी ए ई अल्फा टी प्लस के क्या है, फिर के इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वेयर के इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, अब के का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो कंडीशन लगाइए फॉर टी इज इक्वल टू 0। जब टी 0 है तो के क्या होगा, टी 0 होगा तो ई 0 होगा। जब टाइम स्टार्ट हुआ था, जब हमने जहाँ से इनिशियल स्टेज है तो एनर्जी वहाँ पे 0 है, कोई साउंड नहीं, एनर्जी नहीं है, टाइम 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, 1 हो गया, तो के आ जाएगा आपके पास के इज इक्वल टू -4 पी बाय वी। अब इसी को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, हो जाएगा ई अल्फा टी डॉट ई इज इक्वल टू 4 पी बाई वी ए अल्फा टी -4 पी बाई वी ए। अब ई अल्फा टी को राइट में ले जाइए तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पी बाई वी ए, कॉमन आ गया 1 माइनस ई अल्फा टी। ये आपका ग्रोथ का इक्वेशन आ गया। अब चेक कीजिए, जब टाइम 0 था तब एनर्जी 0 हो रहा है ना, जब टाइम 0 है 4 टी इज इक्वल टू 0, टी 0 कर दीजिए तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो ई 0 हो जाएगा, गिव्स यू ई इज इक्वल टू 0, सॉरी ई इक्वल टू 0। और टाइम जब इन्फिनिटी ले रहे हैं, व्हेन टाइम इज इनफाइनाइट, तो आपका ई क्या आ जाएगा, सॉरी ये आपका नेगेटिव यहाँ पे जाएगा तो ये नेगेटिव साइन होगा, ई अल्फा टी यहाँ पे जा रहा है ना, ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे जाएगा तो इसके नीचे जाएगा तो ये नेगेटिव साइन होगा। तो अब जब टी इन्फिनिटी होगा तो ई पर माइनस इन्फिनिटी, ई पर माइनस इन्फिनिटी 0 हो गया, तो ई इज इक्वल टू आ गया 4 पी बाय वी, और यही आपका मैक्सिमम है, ई मैक्सिमम है। ठीक, तो आप इसको लिख सकते हैं ग्रोथ इक्वेशन को, एनर्जी डेंसिटी जो है आपके पास E इज इक्वल टू ई मैक्सिमम 1 माइनस ई पर माइनस अल्फा टी। यहां आपको ध्यान रखना है वेयर ई मैक्सिमम क्या है, ई मैक्सिमम इज 4 पी बाई वी, 4 पी बाई वी ए, और अल्फा आपने क्या लिया है, एंड अल्फा इज वी ए बाई 4v। ठीक, तो इक्वेशन इसको हम दे रहे थे, इक्वेशन नंबर हमने कुछ दिया है, नहीं दिया है तो छोड़िए, नहीं दिया है तो कुछ नहीं। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर ग्रोथ ऑफ साउंड एनर्जी जिसकी एनर्जी डेंसिटी है साउंड एनर्जी डेंसिटी। ठीक, डेंसिटी नहीं भी लिखना तो कैसे इंक्रीज करें, इसको ग्राफ में हम दिखाएंगे। तो अब सेकंड, या इसको दिखा ही सकते हैं, या तो ग्रोथ और डीके दोनों को हम एक साथ दिखा देंगे तो ठीक रहेगा। या इसको चलिए दोनों को एक ही साथ दिखा देंगे। अभी हम डीके वाला पोर्शन करते हैं।
डीके में क्या होगा, जब आपका साउंड एनर्जी मैक्सिमम पे पहुंच गया, ठीक है, फिर आपने पावर सोर्स जो है वो बंद कर दिया, तो अब सिर्फ एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो डीके करेगा। आपके पास जो इक्वेशन था V डी ई बाय डी टी इज इक्वल टू पी माइनस ई, अभी जो मैंने ग्रोथ के समय इक्वेशन लिखा था, क्या पावर सोर्स है, इसे हमने जीरो कर दिया डीके केस में, स्टॉप, दैट इज source is stopped, source of sound is stopped, so P जीरो हो गया। ठीक, अब क्या जो एनर्जी आपके पास है जब मैक्सिमम पहुंच गया, ये आपका मैक्सिमम एनर्जी पहुंच गया है, तब का टाइम जब हमने रोका ये मैक्सिमम है, तब तो डीके करेगा, ये हमारा मैक्सिमम पे है। तो ये जो हमारे पास आया ये एब्जॉर्प्शन, ये सिर्फ डिक्रीज करते जाएगा, सिर्फ आपका साउंड एनर्जी डिक्रीज करेगा, तो इसकी वैल्यू लिख दीजिए, क्या आ जाएगा, माइनस वी ए बाय 4E। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, डी ई बाय डी टी माइनस वी ए 4VE हो गया, और ये टर्म हमारा अल्फा दे रहा है, माइनस अल्फा ई हो गया। अब थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, डी ई बाई ई कर दीजिए और माइनस अल्फा डी टी कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस अल्फा टी, और मान लेते हैं कांस्टेंट जो हमारे पास आ रहा है के प्राइम कर देते हैं, कांस्टेंट इंटीग्रेशन है वेयर के प्राइम इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो व्हेन t इज इक्वल टू 0 है तो e क्या हो जा रहा है, e मैक्सिमम होगा आपका, तो आपका k प्राइम क्या हो जाएगा, log ऑफ e मैक्सिमम। तो इक्वेशन आ जाएगा log e इज इक्वल टू माइनस अल्फा टी प्लस log ऑफ e मैक्स। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास e, मैं 2-3 स्टेप जंप कर रहा हूँ सीधा, कि इधर से आएगा तो ये ई बाई ई मैक्स होगा, ये लॉगरिथम इधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल बनेगा। मैं एक ही स्टेप में लिख रहा हूँ, ई शुड बी इक्वल टू ई मैक्स एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी। अब यहाँ पे नोट कीजिए, व्हेन t इज इक्वल टू 0 हो रहा है तो उसमें e इज इक्वल टू टी 0 होगा तो 1 हो जाएगा, e मैक्स आ रहा है, मैक्सिमम है, फिर डिके करेगा, इसका मतलब t जब इन्फिनिटी होगा एंड, तो e क्या हो जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो आपके पास e 0 हो जाएगा। तो डिके का आ रहा है हमारे पास, अब इसको लिख सकते हैं, इट इज द रिक्वायर्ड equation for decay of sound energy density। ठीक, तो ये हमारे पास 1, अगर इसको इक्वेशन एक मानते तो ये हमारा ग्रोथ का इक्वेशन हो गया ये, और ये डिके का इक्वेशन हो गया। इसको अगर प्लॉट करेंगे हम, तो प्लॉट करने पे हमें जो मिलेगा उसको हम देखते हैं, दोनों को एक साथ प्लॉट करते हैं।
प्लॉट करने के लिए देखिए, अब ये आपको एक्स एक्सिस में टाइम को प्लॉट कर रहे हैं, वाई एक्सिस में एनर्जी डेंसिटी हमारे पास है। तो जो ग्रोथ वाला इक्वेशन है, देखिए ग्रोथ वाला इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू ई मैक्सिमम 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा टी। तो हमारे पास जो ग्रोथ का कर्व बनेगा वो ऐसे जाएगा और जो डीके कर्व वो ऐसे जाएगा, उसी को हम प्लॉट करते हैं। तो देखिए, इसी में अगर हम दोनों को प्लॉट कर रहे हैं तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। तो हम ध्यान रखें कि ये इनफाइनाइट टाइम जब हो रहा है तब मैक्सिमम हो रहा है, मतलब इसके पैरेलल हो जाएगा। और जब ये मैक्सिमम पे पहुंच गया, सपोज ये टाइम या जब मैक्सिमम पे पहुंच गया तभी डिके करेगा। स्टॉप, यहाँ पे सोर्स हमने स्टॉप कर दिया, ये डिके करेगा। तो ये इनफाइनाइट टाइम पे जीरो होगा, ठीक है। ये इनफाइनाइट टाइम जाएगा इसको मैक्सिमम जाने में, और ये इनफाइनाइट टाइम, इसलिए मैंने पैरेलल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये आपका ग्रोथ का और ये डीके का ग्राफ हो गया, ये ई मैक्सिमम है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डिफाइन कर रहा था रिवर्बरेशन टाइम। तो देखिए, वो टाइम जिसके लिए जो मैक्सिमम एनर्जी का 1/10⁶ हो जाए, मतलब मान लीजिए अगर ये जो पॉइंट है ई मैक्स बाय 10⁶ से, जब डीके, ये डीके करा, ये मैक्सिमम यहाँ डीके हुआ, मैक्सिमम का 1/10⁶ टाइम्स जब हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी आपके पास, तो वो जो टाइम लगा, मतलब दिस टाइम, दिस इज कॉल्ड टी, ये कहलाएगा रिवर्बरेशन। टी जो रिवर्बरेशन टाइम है, रिवर्बरेशन टाइम टी, ये क्या कहलाया, जब आपका ई जो है, ई मैक्सिमम जो है डिके करके ई मैक्सिमम का 10⁶ टाइम्स हो जाएगा। तो इतना डिके होने में जो टाइम लगता है, जितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन टाइम, ठीक है। तो हमारे पास रिवर्बरेशन टाइम का हो गया। हम अब सेवेंथ लॉ के लिए टाइम नहीं बचा है हमारे पास, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट हो रहा है, 40 मिनट से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो रिवर्बरेशन टाइम हम 4 से 7 लॉ भी कंप्लीट कर ही दें, हालांकि 7 लॉ भी किया जा सकता है, अगर थोड़ा 1 घंटे का वीडियो कर दें तो 10 मिनट में हो जाएगा, कर ही देते हैं, ठीक है। पर रिवर्बरेशन टाइम लिख लीजिए कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इंटेंसिटी of sound to fall as 6 times of its initial value। बेसिकली इसको मैं एनर्जी डेंसिटी के टर्म्स के बजाय इंटेंसिटी के टर्म में भी दिखाएंगे। तो अगर आपका इंटेंसिटी जब I/10⁶ हो जाएगा, तो जो टाइम, इसमें जो टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन टाइम। एनर्जी डेंसिटी के अलावा हम इंटेंसिटी के टर्म में से इसको दिखाते हैं। तो ये हो गया। अब 40 मिनट्स हो गए हैं, चलिए अब स्टॉप करते हैं। हमसे 5 नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, इसमें कुछ और बातें डिस्कस करना है। चलिए, कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, या फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके।